चाइना इतना पावरफुल कैसे बन गया? सिंपली बताऊं तो इनकी वजह से। आई नो विदाउट कंटेक्स्ट हार्ड है इन सभी चीज़ों को समझना, तो चलिए लेट्स डीप डाइव इनटू दिस स्टोरी। साल 2005 के बाद से हम काफ़ी यूज्ड टू हो गए थे अपने डेली लाइफ रूटीन में मेड इन चाइना प्रोडक्ट यूज़ करने के। स्टिल हम अभी भी डेली लाइफ में मेड इन चाइना प्रोडक्ट का यूज़ करते ही हैं। हमारे सस्ती ईयरफोन से लेकर होली की वाटर गन्स और दिवाली की लाइटिंग से लेकर हमारे मोबाइल फ़ोन और सस्ती दवाइयों तक। बट एक मिनट, इंडिया तो खुद वर्ल्ड फार्मेसी है, तो यहाँ चाइना कहाँ से आ गया? हाँ, आई नो कि इंडिया वर्ल्ड की फार्मेसी है, पर दवा बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API यूज़ होता है, इंडिया वो भी चाइना से इम्पोर्ट करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एशिया में 3 न्यूक्लियर पावर नेशन चाइना, इंडिया और पाकिस्तान एक ही समय में इंडिपेंडेंट हुए थे। चाइना तो फिर भी भारत से 2 साल बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन फिर भी चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और दुनिया के 120 से ज़्यादा देशों का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। पर कैसे? ओके, तो चाइना के आज को समझने के लिए समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दिस इज चाइना, दी ओल्ड चाइना, और ये हमारा प्यारा भारत। अभी के लिए सिर्फ चाइना पर फोकस करेंगे। 19th और 20th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स इंक्लूडिंग UK, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और बहुत से देशों ने चाइना के इंपॉर्टेंट कोस्टल सिटीज़ और पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया था। बाद में चाइना में कई सिविल वॉर भी हुई। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी के लिए इतनी हिस्ट्री बहुत है। डेट 1 अक्टूबर 1949। कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडोंग ने KMT पार्टी को सिविल वॉर में हरा दिया और देश को नया नाम दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC। यहीं से मॉडर्न डे चाइना की शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में चाइना में सब कुछ नॉर्मल था। माओ जेडोंग ने सेल्फ मेड सोशलिस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से बड़े किसानों से बंदूक की नोक पर ज़मीन छीन ली और छोटे किसानों को ज़मीन देना शुरू कर दिया। जिसका जितना बड़ा परिवार होता उसे उतनी ज़मीन दे दी जाती। गांव में कोऑपरेटिव फार्म्स की शुरुआत की गई। इस समय तक गवर्नमेंट ही बताती कि देश के लिए कितना प्रोड्यूस करना है। लोगों को उनकी ज़मीन और कोऑपरेटिव लैंड में लेबर के अकॉर्डिंग पैसा मिलने लगा, यानी कि फैमिली के जितने ज़्यादा लोग लेबर में काम करते उन्हें उतना ज़्यादा पैसा दिया जाता। सब कुछ कितना सोशलिस्ट लग रहा था। वर्कर्स को काम मिल रहा था, छोटे किसानों को ज़मीन बांटी जा रही थी, गवर्नमेंट सबका ख्याल रख रही थी। वाओ सोशलिज्म। लेकिन नहीं, 1955 में चाइना में 90% पॉवर्टी रेट था। गरीबी से तेज़ी से निपटने के लिए माओ के दिमाग में न्यू आइडिया आया। माओ को हमेशा कोई ना कोई अजीबोगरीब तरीके आइडिया आते रहते थे। न्यू आइडिया का नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब होगा महान छलांग। थोड़ा अजीब है सुनने में, बट वी शुड कैरी ऑन। 1958 में माओ ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। माओ ट्राई कर रहे थे कि चाइना की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में शिफ्ट किया जा सके। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन थे कि लोगों को जो ज़मीन दी गई उसमें स्टील बनाने के लिए लोगों को भट्टियाँ बनानी है। कुछ समय में माओ को समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, क्योंकि लोगों के जो घर में स्टील बन रहा था वो फैक्ट्री जैसी क्वालिटी नहीं दे रहा था स्टील की। लेकिन अपनी इमेज सेविंग के लिए और एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता रहा, इसलिए माओ ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं किया। सेम टाइम पर 1959 में एग्रीकल्चर में ग्रोथ के लिए माओ ने द 4 पेस्ट कैंपेन नाम से एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। देश भर में प्रोपेगेंडा चलाया गया कि देश के लिए 4 पेस्ट यानी कि माउस, मॉस्किटो, फ्लाई और स्पैरो को मारना ज़रूरी है। पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़कर लाखों माउस और स्पैरो यानी कि चूहों और चिड़ियों को मार दिया गया। नॉन साइंटिफिक माओ और उनके फॉलोअर्स का मानना था कि माउस और स्पैरो देश के ग्रेन प्रोडक्शन को खत्म कर रही है। इससे हुआ है कि छोटे इंसेक्ट्स ने माउस और स्पैरो के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा फसल बर्बाद कर डाली। साथ ही सभी सरकारी अफसरों को माओ जेडोंग ने ऑर्डर दिया कि देश के बफर स्टॉक को भरना ज़रूरी है। सरकारी अफसरों ने कई किसानों से वो मिनिमम स्टॉक भी छीन लिया जो किसान परिवारों के पेट पालने के लिए काफ़ी नहीं था। ये सब इसलिए किया गया ताकि माओ के ऑर्डर को पूरा किया जा सके। ऑफिशियली 1962 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड को ग्रेट फेलियर के साथ माओ ने बंद कर दिया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में चाइना का प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय गिर गया। एज अ रिजल्ट 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। माओ को जल्दी समझ में आ गया कि देश चलाना क्रांति लाने से ज़्यादा मुश्किल है। 1962 खत्म होने तक माओ की पॉपुलैरिटी देश और पार्टी दोनों में डाउन हो चुकी थी। इवन पार्टी में कुछ लोग देश में सोशलिज्म के साथ थोड़ी बहुत प्राइवेट ओनरशिप लाने की बात ही कर रहे थे कि 1966 में माओ जेडोंग को न्यू आइडिया आया अपनी इमेज को सुधारने का और दोबारा से फेमस होने का। एक्सपेरिमेंट का नाम था द कल्चरल रेवोल्यूशन। इस फोटो ने देश में नया रेवोल्यूशन ला दिया। माओ ने खुद को मॉडर्न चाइनीज यूथ से कनेक्ट कर लिया। माओइज्म प्रिंसिपल आइडियोलॉजी की रेड बुक्स देश भर में यूथ के बीच बांटे जाने लगी। यूथ के सहारे रेड गार्ड्स नाम से इनफॉर्मल होम गार्ड सिक्योरिटी को बनाया गया। रेड गार्ड्स के कहने के लिए कई काम थे, लेकिन मेन मोटिव था माओ के अपोजिशन को काउंटर रेवोल्यूशनरी के नाम पे मार डालना। जो लोग माओइज्म में नहीं मानते, रेड गार्ड्स उन्हें चौराहों पर माओ के नाम पर पब्लिकली बुरी तरह पीटते या लोगों को सीधे सर में गोली मार दी जाती।
1967 में कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम पर ही करंट प्रेसिडेंट जिनपिंग के फादर को पब्लिकली बुरी तरह पीटा गया। कई सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा बताते हैं कि कल्चरल रेवोल्यूशन के पागलपन में माओ ने 20 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। इस पूरे कल्चरल रेवोल्यूशन से माओ या इकोनॉमी को फायदा तो होने उल्टा नुकसान ही हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि माओ की सारी पॉलिसीज फेल हुई। कुछ पॉलिसीज ने आगे के चाइना के लिए बेस का काम किया। माओ के टाइम में ही चाइना का लिटरेसी रेट 75% तक पहुंच गया था, जिसने बाद में पॉपुलेशन के मेजर पोर्शन के बीच स्किल्ड फोर्स के नैरेटिव को जनरेट किया। माओ के टाइम में 1964 में चाइनीज आर्मी को थ्रेट था कि ज़्यादातर बड़ी सिटीज कोस्टल एरिया में थी। देश की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इनर चाइनीज रीजन्स में प्रोफेशनल और वर्कर्स को ट्रांसफर किया जाने लगा। यहीं से ये चाइना की थर्ड फ्रंट सिटीज बनने लगी, जिन्होंने बाद में टायर 2 और टायर 3 सिटीज की ग्रोथ में बेस का काम किया। 1972 में यूएस चाइना के नॉर्मल रिलेशन के बाद थर्ड सिटीज के प्लान को रोक दिया गया, लेकिन इसने तब तक इनर चाइनीज रीजन्स में डेवलपमेंट के स्पार्क को जन्म दे दिया था। 1976 में कल्चरल रेवोल्यूशन भी खत्म हो गया और माओ भी। इसके बाद देश की कमान आई डेंग जियाओपिंग के हाथों में और उन्होंने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और चाइना बन गया सुपर पावर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेंग ऑफिशियली जनरल सेक्रेटरी नहीं बने थे सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, लेकिन पार्टी में खुद के स्टेचर यानी कि राजनीतिक हैसियत होने के कारण अब सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे थे पूरी पार्टी में। बट ही वॉज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम माओ। माओ से उलट डेंग जियाओपिंग ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। डेंग को पता था कि एक आदमी अकेला इतना बड़ा देश नहीं चला सकता। डेंग ने सभी सेक्टर्स में ग्रोथ के लिए स्टेट का इन्फ्लुएंस कम करना शुरू कर दिया। रूरल एरियाज में जहां अभी तक प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं थी, उसे धीरे धीरे अलाउड किया गया और न्यू हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम HRS को इंट्रोड्यूस किया गया। माओ ज़ेडोंग के टाइम पर ही फार्मर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो सरप्लस से प्रोडक्शन करें, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ रुकी हुई थी। डेंग जियाओपिंग के हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम में फार्मर गवर्नमेंट को लिमिटेड कोटा बेचने के बाद जो सरप्लस उनके पास बचता वो ओपन मार्केट यानी व्यापारी को बेच सकते थे। इससे लोगों को इंसेंटिव मिलने लगा कि उन्हें और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। इसके साथ ही 1978 में डेंग ने इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सभी प्रोविंसेस के सीसीपी हेड्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा। अगर कोई हेड फेल हो जाता तो उसे छोटी सी पेनल्टी दी जाती, लेकिन अगर कोई प्रोविंशियल हेड सक्सेस पा जाता तो उसे हैवी इंसेंटिव दिए जाते और पार्टी में उन्हें प्रेज किया जाता। इसमें से एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, चाइना की ओपन डोर पॉलिसी की शुरुआत। 1979 में इस एरिया को यानी कि शेंजन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया गया एक्सपेरिमेंट के लिए। 1979 में शेंजन, जो कि मछली पकड़ने वालों को एक टाउन था, कि टोटल पॉपुलेशन थी रफली अराउंड 30,000, जो कि 2023 में 1 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गई और अकेले इस SEZ की GDP $450 बिलियन के पार पहुंच चुकी है। शेंजन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का एक पर्पस था कि नेशन की इनसाइड कंजप्शन के अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ SEZ कि एक SEZ कैसे काम करता है। एक SEZ नॉर्मल फैक्ट्री एरिया से अलग होता है। देखिए, फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। 1970s में USA और यूरोपियन मार्केट्स में लेबर रेट्स काफ़ी हाई थे, इसलिए कंपनीज चीपर लेबर के लिए दुनिया के दूसरे देशों में शिफ्ट होने लगी। चाइनीज गवर्नमेंट के पास चीपर लेबर तो पहले से अवेलेबल थी। ओपन डोर पॉलिसी में बने SEZ में चाइनीज गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर रेट्स पर फॉरेन कंपनीज को ज़मीन देने लगी। स्टार्टिंग के कुछ सालों तक प्रॉफिट पर 0% टैक्स लिया जाता, ताकि कैसे भी फॉरेन इन्वेस्टर अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश कर सके उन SEZ में, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट को पता था कि अगर कोई कंपनी SEZ में आ गई तो मिनिमम 30 ईयर्स तक वो कंपनी वहाँ रन करेगी। इससे फ़ायदा भी हुआ। मान लीजिए कि एक SEZ में 10 कंपनीज है और हर कंपनी में 1000 चाइनीज एम्प्लॉय डेली $5 के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाइना को $1.8 करोड़ ईयरली जनरेट हो रहे हैं, जिसमें उन्हें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा है। इसके बाद शेंजन SEZ के सक्सेसफुल होने पर लगातार चाइना कई SEZ बनवाता रहा। चाइना और इंडिया की इकोनॉमी 1987 में ऑलमोस्ट आसपास ही थी, $27,000 करोड़ US, लेकिन 40 ईयर में चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5 टाइम ज़्यादा हो गई। अच्छा, चाइना ने इनलैंड रीजन्स में तो SEZ खोले, पर कोस्टल रीजन में उन सिटीज़ को सबसे पहले SEZ बनाया जिन्हें वेस्टर्न पावर ने कब्जाया था, ताकि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन का बदला ले सके। वही सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन जब पास्ट में वेस्टर्न नेशन ने चाइना की कोस्टल सिटीज़ पर कब्जा कर लिया था। ईयर 2000 में US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की वजह से US चाइना के बीच नया एग्रीमेंट हुआ विद सम यूनिक नेम, US चाइना रिलेशन एक्ट ऑफ 2000। काफ़ी यूनिक नेम है। एनीवेज, इस एग्रीमेंट के बाद चाइना के लिए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के रास्ते 2001 में साफ हो गए। बिल क्लिंटन का सोचना था कि WTO में एंट्री से चाइना में थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी, पर उल्टा चाइना ने दुनिया को सक्सेसफुल कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप सिखानी शुरू कर दी।
बिजनेस वर्ल्ड में एक फेमस कोट है, ट्रेड कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि व्यापार दो धारी तलवार है। अमेरिका के लिए दो धारी साबित हुई। अमेरिका चाहता था चाइना के मार्केट का फायदा उठाना, हो गया उल्टा। 1990s में यूएसए चाइना के ट्रेड में यूएसए का ट्रेड डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा यूजुअली $34 बिलियन के आसपास रहता था, लेकिन 2023 में ये बढ़कर ऑलमोस्ट $300 बिलियन के पार पहुंच गया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा यूएसए लेके बैठा हुआ है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में दुनिया के सभी देशों में रिसेशन था, पर अकेले चाइना में रिसेशन का इतना असर नहीं पड़ा। 2008 में चाइना ने 9% की रियल जीडीपी ग्रोथ लाकर दुनिया को चौंका दिया। ग्लोबल रिसेशन से निपटने के लिए चाइना ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कई प्रोग्राम को फंड देना शुरू कर दिया। नाउ लोगों को समझ में आने लगा कि पावर का एक्सेस जो पहले यूएसए के पास था वो शिफ्ट हो रहा था चाइना के पास। चाइना की इकोनॉमी 2011 तक 60 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी थी। 2012 में चाइना की पावर आ गई प्रेसिडेंट जिनपिंग के हाथों में। जिनपिंग ने खुद को पार्टी में माओ जेडोंग के बराबर पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि उनके पास ही माओ जेडोंग के बराबर पार्टी में पावर है। धीरे धीरे पार्टी में सभी अपोजिशन की वॉइस को हटा दिया गया। जो लोग जिनपिंग के थोड़े भी अपोज में होते हैं उन्हें धीरे धीरे जिनपिंग ने पार्टी से हटा दिया। 2013 में जिंग ने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की ताकि 150 देशों को मिलाकर पुराने एशियन सिल्क रूट को जिंदा किया जा सके, क्योंकि पुराने एशियन सिल्क रूट में चाइना दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड में सेंटर में था। बिकॉज जिनपिंग नोस कि आफ्टर सम टाइम चाइना की इंटरनल कंजप्शन कम हो जाएगी। इसी प्रोजेक्ट के अंडर श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, अनऑथराइज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ऑलमोस्ट सभी अफ्रीकन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट किन टर्म्स एंड कंडीशंस में बनाए जा रहे हैं वो तो डिबेटेबल है ही, पर एट लास्ट चाइना को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन प्रोजेक्ट से फायदा ही होगा। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी 17 देशों और 2 बड़े रीजनल ग्रुप RCEP और आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो ऐसे चाइना बन गया सुपर पावर। बट वेट, स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। चाइना के सुपर पावर बनने में पॉलिसीज तो रीजन है ही, बट इससे बड़ा रीजन है चाइना का लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर चलना। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन एनर्जी के 2 बड़े सेक्टर्स को देखते हैं जिसका मार्केट नो डाउट आगे बढ़ेगा ही, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। 1990s के बाद से दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर डिबेट्स बढ़ने लगी। इससे वेस्टर्न कंट्रीज में सोलर पावर की डिमांड होने लगी। वेस्टर्न कंट्रीज ने बेसिक रिसर्च तो की सोलर एनर्जी के फोटोवोल्टिक सेल यानी कि PV सेल्स के बारे में, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी थी, इसलिए कॉस्ट कटिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग दे दी गई चाइना को। चाइना ने कई बार लॉस में भी PV सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन साथ में PV के रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1990s में जिस PV मॉड्यूल का प्राइस 650 रुपीज़ के आसपास रहता था, 2020 में 16 रुपये पर आ गया और ये प्राइस लगातार अफोर्डेबल और चीप होता जा रहा है। दुनिया में जितने भी सोलर पैनल बनते हैं चाइना उनके मार्केट में अकेले सिंगल डोमिनेट करता है। इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट सोलर पैनल या सोलर एनर्जी को बनाने में लगते हैं उसमें 95% मार्केट चाइना अलोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोबाल्ट का, लेकिन कोबाल्ट से कैसा फ्यूचरिस्टिक विजन, उसमें कौन सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, समझते हैं इस चीज़ को। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो बैटरी यूज़ होती है उसमें कोबाल्ट का हैवी यूज़ होता है। 2008 में चाइना ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ न्यू डील की मिनरल्स के लिए, स्पेसिफिकली कोबाल्ट। दुनिया का 70% कोबाल्ट रिजर्व अकेले DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास है और कॉन्गो की ज़्यादातर मिनरल माइंस का कंट्रोल चाइनीज़ फर्म्स के हाथों में है। और इसके अलावा ना केवल फोटोवोल्टिक सेल, कोबाल्ट, साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग, प्रोसेसर, फ्यूचरिस्टिक वॉर में अमेरिका और इंडिया से compete करने के लिए चाइना ने प्रोसेसर में भी अल्ट्रा पुश देना शुरू कर दिया। वेट अ मिनट, हमने शुरू किया था माओ जेडोंग से और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेसर, सिलिकॉन चिप्स के बारे में। एक ब्रीफ एग्जांपल चीज़ों को समझने के लिए, दुनिया में प्रोसेसर यानी कि चिप की सप्लाई को टोटली कंट्रोल करता है अमेरिका। इस मैप को देखिए, 4 देश अमेरिका, नीदरलैंड, ताइवान और जापान पूरी दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ चिप सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है इन माइक्रोचिप्स का। अमेजिंग ना, हाउ गुड द ग्लोबलाइज इंटरडिपेंडेंसेज, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। बट वेट, चाइना नोज कि अमेरिका जो चिप सप्लाई चेन में सेंटर में है, चाइना को कंट्रोल करने देगा नहीं। तो चाइना ने लिटरली ये जो टेक्नोलॉजी है इसे चुराना शुरू कर दिया, इसके जो डिज़ाइन है उन्हें चुराना शुरू कर दिया। पता किस लिए? हाँ, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, बट स्पेसिफिकली अपनी मिलिट्री को बढ़ाने के लिए। एडवांस टैंक्स, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट, सभी को अपग्रेडेड चिप चाहिए। डेंग ने एक बार कहा था, हाँ वही डेंग, फ्री चाइनीज इकोनॉमी वाले 1970s 80s ने कहा था कि हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ को छुपाओ और सही टाइम आने का वेट करो। लेकिन जिनपिंग ने जल्दबाजी में खुद को सुप्रीम दिखाने के लिए 2013 के बाद से चाइनीज एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया।
सो हेयर कम्स दी वर्ल्ड पुलिस अमेरिका। अमेरिका ने जुलाई 2018 में न्यू कोल्ड वॉर शुरू कर दी। नॉट एग्जैक्टली द कोल्ड वॉर बट दी ट्रेड वॉर, ताकि अमेरिका और बर्बाद ना हो जाए ट्रेड में। स्पेशली अमेरिका नोज कि फ्यूचर में उसे अल्ट्रा पावरफुल जाइंट से सामना करना पड़ेगा जिसे उसने खुद बनाया था। पर इन सब में हमें अपने देश इंडिया के स्टैंड को भी देखना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी नो डाउट कुछ दिनों में एज पर नंबर्स वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, पर यूएस चाइना के कंपैरिजन में हम अभी काफ़ी पीछे हैं। हमें और बेटर फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि ऐसे अनस्टेबल जाइंट से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें।